हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज आपको पता ही होगा कि नया चैप्टर करना है हमने, तो चैप्टर 8 करेंगे आज। बिल्कुल नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, काफी मजा आएगा इसको करने में। देखो, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं हम। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चों, जिस भी बच्चे के पास आफ्टर 10th मैथमेटिक्स रहने वाली है तो उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपकी आने वाली जितनी भी मैथ्स है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टोटल मैथ, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि 70% मैथ्स कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड हो जाती है। तो हर एक चैप्टर में इसका यूज आप देख रहे होते हो ट्रिग्नोमेट्री का ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बात तो ये। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप ये मान लीजिए कि इसके बिना बेटा आप मैथ्स कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका है ना 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब 12th क्लास में बेसिकली यूज कहां पे होता है, अगर मैं बात करूं आपसे तो 12th क्लास में आपने सुना होगा बेटा, खैर आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैं बताता हूं। 12th क्लास में कैलकुलस होता है, उसके अंदर बच्चे 5 चैप्टर होते हैं कैलकुलस के अंदर ना। एक डिफरेंशिएशन होता है, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे 5 चैप्टर है, और फिर 12th क्लास में चैप्टर खुद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे मतलब काफी अच्छा खासा यूज होता है इसका 12th क्लास में भी। तो दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये कहा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसके मीनिंग की, है ना, कि इसका मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री मतलब, है ना। तो देखो, नाम से ही वैसे तो पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 3 साइड्स की मेजरमेंट को, ट्राइंगल की 3 साइड की मेजरमेंट को हम कह सकते हैं ना। यानी कि देखिए यहाँ पे ट्राई मतलब 3, दोनों मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, है ना। मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो किस चीज की मेजरमेंट बेटा? 3 साइड्स की मेजरमेंट ना। किसकी? ट्राइंगल की 3 साइड की मेजरमेंट। ओके, तो वैसे यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना ही मैंने बताया, ठीक है। अब हम इसके आगे फर्दर बात करते हैं। और देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम नई चीज है, क्योंकि इससे पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो इसको हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों प्लीज मेरे को है ना कमेंट करके आप इतना बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, जिससे कि मैं उसके बाद आपकी क्या कहते हैं क्लास स्टार्ट कर सकूं। तो प्लीज मेरे को इतना बता दीजिए फटाफट, कोई भी एक जना कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो जो है ठीक है बच्चों। तो इतना मेरे को बता दीजिए, जब तक मैं फिर आपको ना तो देखो, बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स, है ना, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, यानी कि ट्राइंगल की 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और बेसिकली इसके बारे में जो भी हमने पढ़ना है वो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन बात को समझो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि तो देखिए, क्योंकि 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात हो रही है तो मेरे को एक ट्राइंगल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। अब ये भी बात याद रखना बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टोटली बेस्ड होती है आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे। आई रिपीट, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा जो 3 साइड्स होती है ना, उनकी भी नेम्स होते हैं सभी साइड्स के ना, तो वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इन केस नहीं पता है तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप ध्यान देना। देखो, आप इसमें 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं बेटा, एंगल बी, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। और जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि एंगल इन बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल डेफिनेटली एक्यूट एंगल है ना। ये दोनों एंगल डेफिनेटली क्या है? एक्यूट एंगल है। अब मेरी बात को सुनो, अब इन एक्यूट एंगल को मैं डिनोट कर देता हूं। फिलहाल इसको मान लो कि थीटा से डिनोट कर देता हूं, है ना, एंगल बी को, सॉरी एंगल सी को। ये थीटा हो गया, और ये ग्रीक लेटर फाई, ठीक है, इसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूं। वैसे डिपेंड करता है कि आप एक्स, वाई या सी से भी डिनोट कर सकते हो या ए से भी डिनोट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो बात की बात हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको, वो ये बता रहा हूँ कि जनरली हम इसको इससे डिनोट कर रहे होते हैं, थीटा या फिर फाई से, है ना, या फिर आप किससे भी डिनोट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है मैं वो चीज बता रहा हूँ कि थीटा या फिर फाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब देखिए, इसकी जो तीनों साइड है ना बेटा, वो डिफाइंड होती है किससे? एक्यूट एंगल से। अब डिपेंड करता है कि आपने एक्यूट एंगल कौन सा लिया है, आपने ये वाला लिया है या फिर ये वाला लिया है, ठीक है। तो दोनों तो हम एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है ना बच्चों। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो मैं ले लेता हूं थीटा के लिए, थीटा के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है, थीटा के लिए। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको हटा ही देता हूं, वरना कंफ्यूज हो गया आप लोग।
अब हमने देखना है थीटा के लिए बाकी साइड्स, है ना। अब ध्यान देना आप लोग, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। ओके, नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखो ध्यान देना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं या एक बार और बताने वाला हूं कि ये एंगल कौन सा एंगल था बेटा, राइट एंगल। अब राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के अपोजिट जो भी आप साइड देख रहे हैं, यानी कि आप कौन सी साइड देख रहे हैं बेटा, दैट इज साइड एसी। इस साइड को हम क्या कहते हैं बेटे, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है एच से। ठीक है बच्चों, एच से इसको डिनोट करते हैं, तो याद रखना। अच्छा, ये तो हो गया चलो हाइपोटेन्यूस। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इस साइड का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, है ना, तो इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब एक्यूट एंगल की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो साइड्स होती है तीनों ही, ये कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल से डिफाइंड होती है, यानी कि एक्यूट एंगल पे डिपेंड हो रही होती है। तो एक्यूट एंगल ही हमें बताता है कि कौन सी साइड क्या है। ओके, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूस कहलाती है। अब एक्यूट एंगल आपने अगर यहां पे लिया है सी पे, यानी कि यहां पे आपका एक्यूट एंगल, तो इसके सम्मुख जो साइड होगी, इसके सम्मुख मतलब इसके अपोजिट, इसके सामने जो साइड होगी, इसके सामने जो भी साइड होगी उसको हम कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर। आई रिपीट, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसके सामने जो भी साइड होगी उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, उसको डिनोट किया जाता है पी से। ठीक है बच्चों, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब बच गई एक साइड, तो बेटा तीसरी साइड जो बच गई है वो ऑलवेज क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बेटा बेस। ठीक है, वो कहलाएगी आपकी आधार, यानी कि बेस। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो कहलाएगा आपका बेस। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब जो चीज हम इसमें समझने वाले हैं ना, उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आगे आगे, है ना। तो जो पहला पॉइंट है बेटा, जो पहला पॉइंट है, अच्छा एक बात आपसे मैं कहूंगा कि आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, आती होगी यार। क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका हम यूज करेंगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं ना। हाँ, तो देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं रेशियोज की। ठीक है बच्चों, रेशियोज। अब देखो बात को समझो, रेशियो का मतलब भी आप जानते हैं कि जिस भी चीज को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम रेशियो कहते हैं, है ना। ये तो आप जानते हैं कि बेटा कोई भी टर्म अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रेशियो कहलाता है ना। रेशियो बेसिकली रैशनल नंबर से बना है ना, रैशनल नंबर दैट इज P अपॉन Q। ओके, तो अब रेशियो की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा हम क्या मेजर करने जा रहे हैं, तीन साइड्स ट्राइंगल की। अब तीन साइड्स जब हम ट्राइंगल की मेजर करने जा रहे हैं तो उन तीन साइडों से कौन कौन से रेशियो बनते हैं हम इस चीज को समझेंगे। तो देखो, एक रेशियो बनता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, है ना। तो बच्चों एक रेशियो बन गया आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। ठीक है, और दूसरा रेशियो जस्ट इसका उल्टा बन गया, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर का। भाई ये भी तो एक रेशियो है। और तीसरा रेशियो, चलो इसको मैं नंबर 2 नाम नहीं दे रहा, नंबर 2 नाम नहीं दे रहा, इसको मैं नंबर 4 नाम दे रहा हूं, क्योंकि 3 मैं यहां पे बना के दिखाऊंगा आपको। तो दूसरा मैं यहां पे, तो देखो एक मैंने बनाया P अपॉन H, एक मैं बना रहा हूं B अपॉन H। भाई ये भी तो बनेगा B अपॉन H, आप चेक कर लो, है ना। और इसको मैं नंबर 5 नाम दे रहा हूं, तो एक इसका उल्टा बनेगा H अपॉन में B। अच्छा, अब तीसरा कौन सा रह गया, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, परपेंडिकुलर और बेस रह गया, P अपॉन B। भाई ये हो गया, ये हो गया, ये तो रह गया है, तो P अपॉन B। अब छठा कौन सा, इसका उल्टा बनेगा, तो B अपॉन में P। आप खुद चेक कीजिए कि क्या इन 6 रेशियो के अलावा कोई और रेशियो यहां पे पॉसिबल था। कता भी नहीं था, है ना, कता ही नहीं था बेटा इस 6 रेशियो के अलावा कोई और रेशियो, क्योंकि 3 साइड से हम 6 रेशियो ही बना सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं बन सकते, और वो आपने देख भी लिया, है ना। ओके, अब बच्चे हुआ क्या कि हमने, क्योंकि इनको मेजर करना ही सीखना है, साइड्स को मेजर करना ही सीखना है, लेकिन साइड मेजर अपने आप नहीं होती। अगर मेरे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइड कुछ भी होता, मतलब कुछ भी होता लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इसको उधर बेच के कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर सकता था, है ना, कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर सकता था। तो बच्चे या तो आप ये मान लो कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके इक्वल एक रिलेशन ढूंढा, या फिर आप ये मान लो कि इन रेशियो को नाम दे दिया गया, है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं। और ये सबके सब किस चीज के लिए होते हैं, जब बेटा एक्यूट एंगल हमने थीटा माना है, क्योंकि अगर हम एक्यूट एंगल ये मानते तो ये परपेंडिकुलर यहां पे पहुंच जाता है इसके सामने, और बेस यहां पे आ जाता है। इस बात को याद रखना, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड को, सॉरी एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा, तो बच्चे इन 6 के 6 रेशियो का ये कह लो कि नाम दे दिया गया। भाई अच्छा नहीं लगता P अपॉन H पढ़े हम, B अपॉन H पढ़े, इनको नाम दे देते हैं सुंदर सा। तो इसको हमने नाम दिया साइन, ठीक है, इसको हमने नाम दिया कॉस, इसको हमने नाम दिया टेन,
इसको हमने नाम दिया कोसेक, सॉरी इसको हमने नाम दिया सेक, इसको हमने नाम दिया कॉट। ठीक है बच्चों, तो इनको हमने नाम दे दिया। अब लेकिन ये सब किस एंगल के लिए थे बेटा? ये सारे रेशियो किस एंगल के लिए थे? इस वाले एंगल के लिए थे। तो इसीलिए ये बना साइन थीटा, ये बना कॉस थीटा, ये बना टेन थीटा, ये बना कॉसेक थीटा, ये बना सेक थीटा, ये बना कॉट थीटा। तो आई एम श्योर आपको यहां पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अगर थीटा यहां पे होता, मतलब आपका थीटा अगर हम इसके लिए यानी कि फाई के लिए काम कर रहे होते तो ये चीजें चेंज हो गई होती, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां पे आ जाता और बेस यहां पे आ जाता। वो एक अलग मैटर है, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, हेलो बेटा, हेलो अबे, गुड इवनिंग लकी, हेलो बच्चों। चलिए देखो बेटा, बिल्कुल नया चैप्टर हो रहा है और समझने की कोशिश करो, पेशेंस रख के अच्छे से देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता चुका हूं, तो जो लोग अभी भी जुड़े हैं वो लोग ध्यान से देखें। हाँ, तो ये था रेशियो, है ना, यहां तक भी कोई डाउट नहीं हो। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये रेशियो के ना शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि ये रेशियो का नाम एक्चुअल में थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा लंबा होता है, उसको हमने शॉर्ट में हम इस तरीके से बोल देते हैं, बोलने वाली बात है। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग रौनक। तो साइन तो बेसिकली साइन ही होता है ना, ऐसा यानी भी कह सकते हैं इसको ना। कॉस को हम क्या कहते हैं? कोसाइन कहते हैं, और टेन को हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े नाम है वो भी है, आपने वो भी देखने हैं, और बाकी सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली रेशियो क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चीजों को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने एक चीज यहाँ पे और फील करी, देखो आप ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, आप ध्यान देना जरा, मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने क्या किया कि P/H और B/H को डिवाइड कर दिया। तो बच्चे इन दोनों को डिवाइड कैसे करते हैं? इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो P/H हो जाएगा और H/B हो जाएगा, आप चेक कर लो। तो इन दैट केस H से H कैंसिल, क्या बचा? P/B बच गया। अच्छा, ये बेसिकली था क्या? P/H था क्या? साइन था, है ना, आप चेक करो, ये क्या था? साइन था, यानी कि आपने साइन को B/H क्या था? कॉस था, कॉस से डिवाइड किया था, है ना। तो देखो जो बचा वो क्या बचा? P/B, और P/B क्या होता है बेटा? tan होता है। तो यानी कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बेटा tan को हम sin अपॉन cos भी लिख सकते हैं। कि क्या हमने ऑब्जर्व किया कि हम tan थीटा को sin अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, और मैं इसको रफ करके ये चीज लिख भी देता हूं यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बेटा इसके अलावा स्टार मार्क करके लिख देता हूं कि हम tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भाई अगर हम tan को कहते हैं तो कॉट तो उसका उल्टा है, तो कॉट को भी हम कहते होंगे इसका उल्टा, यानी कि कॉस अपॉन साइन। और नहीं समझ में आया तो आप डिवाइड करके देख लो, जैसे मैंने अभी tan का डिवाइड करके निकाला है सिमिलरली। ओके, चलो इतनी बात भी क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट आने वाला है वो है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, यानी कि रेशियोज का प्रोडक्ट। अब देखिए, इससे कुछ रूल निकल के आएंगे और उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो ये सारी की सारी ना नीट की ऑब्जर्वेशन से हो रहा है। जैसे कि मैंने tan और cot को यहाँ पे डिफाइन किया कि sin अपॉन cos और cos अपॉन sin होता है। सिमिलरली कि मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, मैंने ये देखा कि यार इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? H से H कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि मेरा एक रूल निकल के आ गया यहाँ पे, मेरा एक यहाँ पे रूल निकल के आ गया कि बेटा अगर मैं sin थीटा और cosec थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटे 1 आता है। देखो ना, H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आया था। तो एक फॉर्मूला बन गया मेरे लिए, एक रूल बन गया, एक नया रूल बन गया, है ना। तो अब इससे मैं 2 रूल और बना सकता हूं। कैसे? जैसे कि मैं साइन थीटा को यहीं पे छोड़ दूं, और क्योंकि मैथमेटिक्स ये टूल्स है हमारे पास कि 1, देखो ये इनटू में था तो इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या मतलब कि साइन को मैं 1 अपॉन कॉसेक लिख सकता हूं। इससे मेरे को ये समझ में आया। सिमिलरली सेम वे अगर मैं कॉसेक को यहाँ पे छोड़ देता तो बेटे 1 अपॉन साइन लिख सकता था इसको मैं, है ना। ओके, तो एक बात ये क्लियर होती है यहां से ना। चलिए ठीक है। अब सिमिलरली यहां पे देखो, अगर मैं इन दोनों को इंटू करूं तो भी तो 1 आता है। तो भैया यहां से और भी चीजें निकल के आती हैं। क्या चीज? कि बेटा सिमिलरली cos थीटा और sec थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है ना। और अगर मैं यहां से cos की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो 1 अपॉन sec आ जाएगी,
है ना, क्योंकि इनटू से डिवाइड में रहेगी। सिमिलरली अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो 1 अपॉन ये कॉस डिवाइड में जाएगा, कॉस थीटा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं tan और cot को इंटू कर दूं तो b से b कैंसिल और p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। तो इसका तीसरा पॉइंट आ जाता है कि बेटा tan थीटा इंटू cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ओके, अब इससे tan थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां तक भी आप लोगों को कोई पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे कहीं ना कहीं इसको रटने की सोचते हैं, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, रटना नहीं है बेटा। चीजों को जितना ज्यादा आप समझ सको उतना ज्यादा बेटर है, समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने समझाने की कोशिश तो पूरी की है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है कि नहीं सर नहीं होगा याद, नहीं होगा, तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी फॉर्मूला होता है। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बताना चाहूंगा, लेकिन पहले हिंदी मीडियम के बच्चों को, ठीक है, पहले हिंदी मीडियम के बच्चों को। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेसिकली ध्यान दें कि इसके सामने ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं बेटा कर्ण, ठीक है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को कहते हैं हिंदी में लंब, ठीक है। जो बचा वो बेस होता है, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को हिंदी में एक छोटा सा मूल मंत्र है जो आप अगर याद रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। देखो, आपने क्या करना है कि लाला आम लाया कहो कौन आया, ठीक है। आई रिपीट, लाला आम लाया कहो कौन आया। इस चीज को तो याद रख ही सकते हैं मे भी सारे बच्चे, ठीक है। और ये जो आप पहला वाला रेशियो देख रहे हो यही होता है आपका साइन, ये दूसरा देख रहे हो यही होता है आपका कॉस, और ये तीसरा टैन होता है। और इसी का उल्टा कर दो तो कॉस सेक और कॉट बन जाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो ना, लंब ये क्या है, ला से लंब अपॉन का से कर्ण, तो लंब अपॉन में कर्ण, ठीक है। क्या होता है, साइन होता है। आधार अपॉन में कर्ण कॉस होता है, लंब अपॉन में आधार टैन होता है, और बाकी तीनों इसके उल्टे हैं। लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये भी याद नहीं हो पा रहा कि लाला आम लाया कहो कौन आया, तो एक और तरीका भी है कि आप इसको इस तरीके से याद करें कि लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, ठीक है बेटा। लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, इस तरीके से याद रखें। तो तरीके बहुत है याद करने के, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है क्या नहीं। तो जो आपको ठीक लगे आप उससे करें, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम का काम हो गया है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमारे लिए तो कुछ छोड़ दो, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। उनके लिए मूल मंत्र है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है बेटा। उनके लिए ये वाला मूल मंत्र है। आई रिपीट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बहुत इजी है। देखो, S फॉर है साइन, साइन साइन क्या लिखा है, P अपॉन H। आप चेक कर लो, S फॉर साइन P अपॉन H, C फॉर कॉस B अपॉन H, C फॉर कॉस B अपॉन H, T फॉर टेन P अपॉन B, T फॉर टेन P अपॉन B। बाकी तो तीनों उल्टे करने हैं आपने, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बाकी तो उल्टे करने हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। ये भी एक तरीका है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। खैर ये छोड़ो, ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान जैसा भी है भाई अपना पड़ोसी देश ही है, तो कोई बात नहीं, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप सिंपल वे में याद रखें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, या फिर प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल, है ना। तो इस तरीके से आपको 6 के 6 रेशियो रटने नहीं पड़ेंगे, और आई एम श्योर कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। आप खुद देखो, S फॉर साइन P अपॉन H, C फॉर कॉस B अपॉन H, T फॉर टेन P अपॉन B, आप चेक कर लो। और बाकी तो तीनों आपने उल्टे करने, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं यहाँ पे। और आई एम श्योर आपको यहाँ तक अच्छे समझ में भी आ गई होंगी चीजें। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, आगे बढ़ने से पहले ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, और ये पोर्शन भी रफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, बाकी चीजें मैं रफ नहीं कर सकता अभी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, और फिर आगे चलता हूँ। एज इट इज, ये था A, ये था B, ये था C, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, दैट्स इट। ये मैंने बना। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमने सीखा कैसे कि वही वाला फॉर्मूला जो भी हमने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और इससे ये ऑब्जर्वेशन निकाली हमने, और ये वाली भी ऑब्जर्वेशन। तो इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये चीज दिख रही है तो ये चीज तो वैसे ही क्लियर हो जाती है। तो इसको आपने याद करने की ऐसे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, और आपको समझ में भी आ गई होगी। एक छोटा सा यूज और बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, कि बेसिकली हमने इतना कुछ कर लिया लेकिन हमने इसका यूज नहीं बताया था।
एक्चुअली वैसे तो हमने यूज बता दिया था कि इसका फर्दर आगे की क्लासेस में काफी सारा यूज है, काफी ज्यादा चैप्टर्स में इसका यूज है, लेकिन डेली लाइफ से क्या यूज है मैंने ये नहीं बताया था। तो अभी प्रियांश ने मेरे को बोला है तो मैं एक बार थोड़ा सा ये और बता देता हूँ। तो बच्चे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज को, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसका ये यूजेस है। देखो मान लो कि, चलो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं लेट सपोज के यहां पे खड़ा हूं, है ना, और ये मेरी हाइट है ना, लेट सपोज कि ये मेरी हाइट है। अब व्हाटएवर कितनी है वो छोड़ो, लेकिन ये मेरी हाइट है, मैं यहां पे स्टैंड कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे एक बिल्डिंग है, यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहां पे क्या है बेटा, एक बिल्डिंग है। या फिर मान लो कि मैं कहीं पे घूमने गया हिल स्टेशन पे, ठीक है, तो मेरे को एक पहाड़ दिखा, एक माउंटेन दिखा बड़ा सा, कुछ इस तरीके से होता है ना माउंटेन, कुछ ऐसा सही, ठीक है। तो एक मेरे को माउंटेन दिखा, तो मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि भाई इसकी हाइट मैं पता लगा सकूं कि कितनी है इसकी हाइट ना, इस माउंटेन की हाइट कितनी है। तो मैंने क्या किया कि मैं जहां पे भी खड़ा था, इसका डिस्टेंस, इस माउंटेन का डिस्टेंस मेरे से मान लो कि 1 किलोमीटर रहा होगा, 1 किलोमीटर रहा होगा। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि यार मैं यहाँ पे अगर स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहां से मैं इस माउंटेन के टॉप पॉइंट को देख रहा हूं, जहां पे मान लो कि एक फ्लैग लगा हुआ है, उसको मैं देख रहा हूं। और जब मैं इसको देख रहा हूं तो कुछ ऐसे से लाइन जा रही होगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। जब मैं इसको देखूंगा आंखों से तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, बेटा समझ रहे हो बात को। तो ये स्ट्रेट लाइन इस बेस से कुछ ना कुछ एंगल तो डेफिनेटली बनाएगी भाई। ये इसका जो बेस रहा होगा, अब देखो ना, ध्यान से देखना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी बेटा डेफिनेटली। तो बच्चे इस एंगल, मान लो कि एंगल थीटा बन रहा था, मान लो 2 मिनट के लिए एंगल थीटा बन रहा था। अब ये मैंने बता दिया डिस्टेंस इतना था, और मान लो कि मेरा जो था हाइट वो 1 मीटर थी, मान लेते हैं 1 मीटर थी, तो ये भी 1 मीटर रही होगी। तो बेटा मेरे को इस पूरे माउंटेन की हाइट बतानी थी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। तो बेटा मैं आपको ये सेटिस्फेक्शन या ये संतुष्टि दे देता हूं कि मैं डेफिनेटली इसकी हाइट बता सकता हूं, अगर मेरे को ये एंगल का पता चल जाए तो, अगर मेरे को ये एंगल का पता चल जाए तो। क्यों? क्योंकि अभी मैंने देखा कि मेरे पास एक रिलेशन होता है भाई। देखो ना, ये 1 किलोमीटर है तो ये भी डेफिनेटली 1 किलोमीटर होगा, है ना। और इसको मैं 2 मिनट के लिए क्या मान लेता हूं, h मान लेता हूं, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं है, मेरे को कैलकुलेट, चलो h नहीं, h से आप कंफ्यूज रहोगे क्या होगा, h तो सर हाइपोटेन्यूज को कहते हैं, मैं इसको x से कह देता हूं। तो मैंने एक रिलेशन मेरे पास था कि जब थीटा यहां पे था तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस था भाई। मेरे पे ये रिलेशन था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर x अपॉन में बेस 1 इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा। अगर ये मेरे पे थीटा होता है यहाँ पे, अगर ये मेरे पे tan थीटा होता तो उसकी वैल्यू पुट करके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो मेरे को x मिल जाता ना बेटा, x मेरे को मिल जाता ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अगर यूज की बात करें डेली लाइफ से तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख भी लिया कि इसका यूज करके हम किसी भी ट्रायंगल की साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये मत सोचना कि सर वो तो स्केल से भी कर सकते हैं, बेटा स्केल से किसी माउंटेन की हाइट थोड़ा निकाल सकते हो आप। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किसी भी टाइप का ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसकी तीनों साइडों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपने क्या समझना था, आपने समझना था कि इनकी साइड्स और एंगल के बिटवीन जो रिलेशंस हैं, तो वो सारे रिलेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। तो आई होप यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें बेटा, ध्यान दें। एक बार मैं आपकी एनसीईआरटी ले लेता हूं और मैं ये भी देख लेता हूं कि एनसीईआरटी में ना कितना समझाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराता हूं। नहीं तो फिर मैं पता चल रहा है कि मैं पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूं एक ही क्लास में और फिर आपको वो चीजें हजम ना हो। तो मैं पहले देख लेता हूं बेटा, है 2 मिनट जरा टाइम दो मेरे को, मैं खोल रहा हूं एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर आ गया, 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे थे और साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेंट सेकेंड कोटेंजेंट, खैर ये तो इनके नाम है जो पूरे नाम है। अगर वो मैंने नहीं बताया तो आप एनसीईआरटी में से भी देख सकते हैं, बट मैं फिलहाल ये देख रहा था कि इसमें कितना समझा रखा है आपको। नहीं, इसमें बस इससे आगे अभी हम नहीं गए हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इससे आगे अभी हम नहीं गए हैं, और अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं आपको इससे आगे अभी लेके जाऊं या फिर फर्दर यहीं पे स्टॉप करके इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको इसके आगे ले जाऊं या फिर इतने ही उससे हम कुछ जितना ये हमने पढ़ा ना उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। चलो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना।
कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो दिक्कत ना हो जाए, तो कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी से, या एनसीईआरटी से छोड़ो, मैं कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से देखता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास इफ ए ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल कॉमा राइट एंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल जो है वो B पे है, ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया, कॉमा सच दैट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कॉमा AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड क्या क्या फाइंड करवाए, 3 रेशियो फाइंड करते हैं, ज्यादा नहीं। देखो नंबर 1 साइन A कॉमा साइन C, नंबर 2 कॉस A कॉमा कॉस C, नंबर 3 tan A कॉमा tan C। ओके, देखो इस एग्जाम्पल से आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इस एग्जाम्पल से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया ना आपको, वो सारा उसका कंक्लूजन इस एग्जाम्पल में रहेगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे से, ध्यान देना आप लोग, मैं क्या कहने जा रहा हूं। देखो सॉल्यूशन पार्ट देखो ध्यान से। तो मैंने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे अब समस्या पता क्या है, देखो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जिससे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। रीजन बेसिकली ये है। अब देखो ना, मैंने है ना साइन A कॉस A tan C cos C sin C, है ना। इसका मतलब समझते हैं कि क्या हो गया, ये मतलब क्या चीज है। यहाँ पे तो आपने थीटा था, अब यहाँ पे A C कैसे आ गया, है ना, इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों मैंने आपको शायद उस टाइम पे बताया भी था कि बेसिकली जो एंगल है, एक्यूट एंगल, उसको हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है वो तो थीटा या फिर फाई होता है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये पॉइंट A है तो A से भी डिनोट कर सकते हैं, ये पॉइंट C है तो C से भी डिनोट कर सकते हैं, इसके अलावा Y से डिनोट कर सकते हैं, X से डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अल्फा बीटा से डिनोट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्यूट एंगल को A और C से डिनोट कर दिया। बात समझ नहीं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्यूट एंगल को पहले A से फिर C से डिनोट कर दिया। अब बात यह है कि दो एक्यूट एंगल, नहीं बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है एक ही क्वेश्चन के अंदर दो एक्यूट एंगल हो। एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट ये है जिसमें 3 रेशियो फाइंड करने, उसमें आपसे एक्यूट एंगल A बोला गया है, एक पार्ट ये है जिसमें आपको एक्यूट एंगल बदल के C कर दिया गया है ना, ये वाली बात है। तो इस चीज को समझो और आगे चलो। तो 4 मैं यहां पे लिख देता हूं पहले ये बात, 4 एक्यूट एंगल, ठीक है, या फिर 4 एक्यूट एंगल ना लिख के लेट एक्यूट एंगल लिख लेते हैं, लेट एक्यूट एंगल इक्वल टू A। मैंने एक्यूट एंगल को A मान लिया 2 मिनट के लिए। अब मैं A के लिए सारी बात कर रहा हूं, मतलब मेरे को C से कोई मतलब नहीं रह गया। जब मेरा एक्यूट एंगल यहां पे है, चलो मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मैंने क्या देखा था कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस थी, और जो बच जाती है वो बेस कहलाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिगर को एक बॉक्स में डाल देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये A भी लिखा है यहाँ पे पड़ोस में, दैट्स व्हाई। ओके, अब देखो बात को समझो। अब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन में आपने देखा कि ए बी आपको दे रखा था 5। अब ए बी कौन सी साइड थी बेटा? ए बी ये वाली साइड थी, मैं आपको मार्क कर दूं 5। एसी आपको दे रखा था, एसी वाली साइड थी 13। ठीक है, अब बात को समझो कि ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इसके अलावा एक एंगल भी 90 डिग्री का बोला था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला था, सारी चीजें आपको फिगर में नजर आ रही है। लेकिन बेटा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपने तीनों रेशियो निकालना है तो आप बहुत इजी है, आपके पास फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले 16 चांदी तोले, और आप इजीली कैलकुलेट कर भी दोगे, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर भी दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कॉस निकालने जाओगे ना बेटा, सॉरी जब आप साइन ही निकालोगे, मैं पहले रेशियो कह रहा हूं, जब आप साइन ही निकालोगे तो आपको क्या चाहिए होगा? P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC। परपेंडिकुलर आप क्या करो? BC है, तो P अपॉन H, यानी कि P ये रहा, H ये रहा, तो P तो आपके पास है ही नहीं, P तो बेटा गिवन ही नहीं है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके पास P तो है ही नहीं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इससे एक चीज समझ में आती है
क्या चीज समझ में आती है कि बच्चे आपके पास क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपके पास ये तीनों साइडें होनी जरूरी हो जाती है। और मैं फिर कहूंगा आपसे कि आपके पास क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप कोशिश करो कि आपके पास तीनों साइडें होनी चाहिए। अब तीनों साइडें होने के लिए कि बेटा दो तो है, तीसरी नहीं है, तो भैया मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखवाई थी ना आपको, उसका यूज करो और तीसरी साइड कैलकुलेट करो। मैं तो देखो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 12 आएगी भाई, परपेंडिकुलर 12 आएगा, लेकिन मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो देखो मैंने यहां पे लिखा इन राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो मेरे को स्पेस चाहिए होगा तो हो सकता है मैं कुछ चीजों को रफ करूंगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है बेटा। अब हाइपोटेनस कितनी है मेरे को दे रखी थी 13, तो मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूं। परपेंडिकुलर तो निकालना था मेरे को, कैलकुलेट करना है। बेस कितना था? 5 था। तो 13 का स्क्वायर आपको नहीं याद है तो बेटा मैं फिर कहूंगा याद कर लो, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। 13 का होता है 169, 5 का होता है 25, ये 25 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 25, और इस तरफ क्या रह गया? पी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको इसमें से माइनस करेंगे बेटा क्या बचेगा? भाई पी स्क्वायर को इधर लिख रहा हूं, इसको इसमें से माइनस करो 144 बचता है, आपको पता है। और क्योंकि पी पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाओ तो अंडर हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? प्लस माइनस 12, क्योंकि 12 का ही तो स्क्वायर होता है 144। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस बोल के आपने तो प्लस का 12 लिख दिया। माइनस का बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई ये बात कि साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है नहीं, ठीक है, वो बात एक अलग है। अब बेटा मेरे पास तीनों साइडें हैं, अब मेरे पास तीनों साइडें हैं। अब मेरे को आंसर देने थे 1 बाय 1 सभी के, है ना। अब मैं आंसर देने जा रहा हूं 1 बाय 1 सभी के, लेकिन बिफोर दैट मैं एक छोटा सा काम करूंगा क्योंकि मेरे पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है लॉकडाउन की वजह से। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करके इसको नीचे बता दूंगा और साइन कॉस टेन को यहीं पे बता दूंगा, मतलब ए एंगल से जो लिए है ना मैंने, तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, और मैं यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान दें, देखो बेसिकली साइन ए, क्योंकि ए के लिए का कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ए के लिए वही सब है। अब देखो ना, अगर आपको ये लगता है कि सर साइन है तो हम भूल गए कि क्या होता था, वैसे तो यहाँ पे लिखा है पी अपॉन एच, लेकिन आप भूल गए, मान लो कि आप भूल गए तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा भूल गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको थोड़ी ना भूल गए हो आप, उसको ही तो भूल गए हो जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है ये बातें, लेकिन इसको तो थोड़ा भूले, ये तो याद है आपको। तो ये लिख दो छोटा सा फॉर्मूला, और देखो साइन क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, आपके सामने हाजिर है, तो पी अपॉन एच। अब पी क्या था बेटा? 12 था, एच क्या था बेटा? 13 था, आप चेक कर सकते हो, तो साइन ए का आंसर आ गया। अब कॉस ए, भाई कॉस ए भी भूल गए तो कॉस यहाँ पे लिखा था बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, बी ये रहा, एच ये रहा, यानी कि 5/13। टेन भी भूल गए तो कोई बात नहीं, पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5। भाई आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो ये तीनों तो कैलकुलेट हो गए, लेकिन इतना ही नहीं था क्वेश्चन में आपसे कुछ चीजें और मांगी थी, वो थी क्या? वो था बेटा साइन सी, कॉस सी और टेन सी, ये भी तो मांगी थी आपसे। चलो ये भी निकालते हैं, लेकिन अब समस्या पता क्या आई? अब हम एक्यूट एंगल ए के लिए नहीं काम करेंगे, अब हम सी के लिए काम करेंगे। जब हम सी के लिए काम करेंगे तो एक काम करें बेटा, इस ट्राइंगल को मैं चेंज करके यहां पे ले आऊं। देखो बात को समझना, मतलब ये वाला ट्राइंगल सी के लिए यहाँ पे लिखा है, समझ लो 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि क्वेश्चन का पार्ट है ना। अब इस ट्राइंगल को मैंने एक्यूट एंगल सी के लिए बना दिया, एक्यूट एंगल सी के लिए, और थीटा आपका यहाँ पे आ गया। जब थीटा यहाँ पे आया तो परपेंडिकुलर ये रहा था, और ए बी आपको कितनी दे रखी थी? ए बी आपको 5 दे रखी थी, यानी कि आप चेक करो कि आपकी पहले बेस 5 था, अब आपका परपेंडिकुलर 5 बन गया। और बीसी आपको कितनी रखी थी? बीसी आपकी 12 आई थी, तो बीसी 12, और ये तो चेंज ही नहीं होती है, तो 13 ही है। अब आप खुद देखो कि आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल चुका है आपस में, परपेंडिकुलर और बेस, तो यही फर्क था बेटा, यही चेंज आता है जब आपके एक्यूट एंगल चेंज होते हैं ना, तो यही चेंज आता है। अब इस चेंज से देखो कि आपके आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब साइन सी निकालना था, साइन क्या होता है बेटा? पी अपॉन एच, फिर से पी अपॉन एच, तो इस बार पी और एच कितना है? 5/13, 5/13। साइन के बाद क्या निकालना है आपने? कॉस, कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, तो बी ये रहा, एच ये रहा, यानी 12/13। और टेन निकालना है तो पी अपॉन बी यानी 5/12। अब आप चेक करो इस आंसर को और इस आंसर को, और आपको डिफरेंस भी नजर आ गया होगा। और आई एम श्योर कि जो मैंने चीज आपको समझाने की कोशिश की थी, आपको वो चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा फिर, ठीक है। फटाफट मेरे को प्लीज कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि यहां तक भी छोड़ो, खैर ये तो चीज आपको समझ में आई गई होगी, ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था एग्जांपल, ये आपको समझ में आया नहीं आया, इतना बस बता दो मेरे को। अगर इतना हो गया है तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, फिर हम आगे चलते हैं, तो वही वाली बात है। जल्दी से बता दो, एक बच्चे का तो कमेंट आ गया है, बाकी प्लीज सभी जने कमेंट करके जल्दी फटाफट बताइए, क्योंकि फिर मेरे को इसको रफ करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा इसके ऊपर,
तो जल्दी से मेरे को फटाफट से बता दीजिए। सर हो गया, ठीक है ठीक है भाई, अगर सबको समझ में आ गया तो फिर मैं इसको रफ करके आगे चल रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ और आगे देखते हैं। अभी तक आपको किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, बस इतना काफ़ी है, ठीक है, ओके। अब देखो आपकी एनसीईआरटी फिर से मैं एक बार और वंस अगेन ले लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बोले हैं, क्योंकि अभी आज पहली क्लास है इस चैप्टर की और चैप्टर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम ज़्यादा अबड़ा तबड़ी नहीं करेंगे, ज़्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखेंगे चैप्टर को, चाहे थोड़ा सा लंबा हो जाए चैप्टर, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आना चाहिए ना। तो मैं देख लेता हूँ आपके एनसीईआरटी क्या कहती है उसके। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आज के लिए नहीं रखता, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 और देखते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बिफोर दैट मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी में 178 पे है। तो बच्चों देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कहता है कि गिवन दैट गिवन tan a इक्वल टू 4/3। देखो क्वेश्चन थोड़ा है ना, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मॉडिफाइड किया गया है वो कुछ किस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है वो बताता हूं मैं आपको। 4/3 और फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ऑफ द एंगल ए का मतलब समझे कि इसने ये बोल दिया कि जो आपको थीटा लेना है वो एंगल ए लेना है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एंगल ए हम थीटा ले लेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। और इसने ये भी बोल दिया कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अदर का मतलब क्या हुआ कि जब इसने 10 दे दिया है तो बात बचे हुए 5 निकालने को बोल दिया आपसे, बचे हुए 5 मांग लिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन है, आप उस चीज को समझो। देखो मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं कि इसने थीटा यहां पे बोला है ना ए पे, भाई इसने बोला ना, तो मैं ए इसको ले लेता हूं, थीटा मार्क कर देता हूं, ये बी ले लेता हूं, ये सी ले लेता हूं फिलहाल, ठीक है। अब देखो बात को ना समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो पिछला क्वेश्चन था, जो बेटा पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने आपको साइडें कैसे दी थी, जैसे कि नेम से दे दी थी साइडें, यानी कि ए बी को ए बी बोल दिया था, बी सी को बी सी बोल दिया था, ए सी को ए सी बोल दिया था। लेकिन इसने साइडों के नाम नहीं दी, इसने रेशियो दे दिया 4/3, यानी कि हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। तो बच्चे थोड़ा सा है ना क्वेश्चन को फील करना पड़ेगा, चीजों को फील करना पड़ेगा। अब हमने फील किया कि tan होता क्या है बेटा, अगर नहीं याद है तो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला उठाओ। तो tan मेरे को तो पता है क्या होता है, P/B, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर से आप वही फॉर्मूला उठाओ। तो tan की जगह मैंने लिखा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 4/3। अब यहाँ पे एक चीज और सीखनी है आपको, यहाँ पे एक चीज और सीखनी है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर P = 4 आ गया और B = 3 आ गया, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप गलत हो जाओगे। मैं बताता हूँ आपको रीजन। अगर ये बात सच है तो एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखता tan a को तो क्या चेंज था? चेंज कुछ भी नहीं था। कि देखो ना, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये 4 आने वाला था, ये 3 आने वाला था, 4/3। तो इस हिसाब से तो आपका परपेंडिकुलर 4 की जगह 8 हो गया और बेस 3 की जगह 6 हो गया, है ना। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली कि अगर आप ये लिखते तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, लेकिन साइड के इक्वल थोड़ी ना आई। तो इसीलिए हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते। हम क्या करते हैं, हम ये साबित करते हैं कि भैया ये कब इक्वल होगा, अब इक्वल होगा। हमने के एक ऐसी आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया जो इसको इक्वल बना देगा, मतलब अगर कुछ कमी रह जाएगी तो के उसको पूरा कर देगा। बात को समझो, ठीक है। तो आपने हमेशा क्या लेना है, इसको जब भी आप इससे कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसके साथ में आपने के ले लेना है, जिससे कि वो उसको एडजस्ट कर दे। ओके, अब आपने ये देखा कि आपको ना क्या क्या चीज मिल चुकी है, परपेंडिकुलर मिल गया, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड है यानी कि 4 के, और बेस आपको मिल गया यानी कि 3 के, और आपके पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो अब फिर से वही वाली बात हो गई कि सर हाइपोटेन्यूस नहीं है तो फिर क्या करें। अब हाइपोटेन्यूस नहीं है तो बेटा आप छोटा सा एक काम कर सकते हो ना यार, क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकालो हाइपोटेन्यूस को। चलो, तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस तो फाइंड करनी थी, तो एज इट इज परपेंडिकुलर मेरे पास था 4k और बेस मेरे पास था 3k। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 4 का 16 और k का k स्क्वायर और 3 का 9 और k का k स्क्वायर। आई एम श्योर कि यहां पे भी कोई डाउट नहीं होगा। तो h स्क्वायर यानी कि h इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 16 और 9 कितने होते हैं बेटा 25 k स्क्वायर, और क्योंकि यहां पे स्क्वायर था तो ये अंडर रूट में आएगा, है ना।
अब 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा? डेफिनेटली 5 का ही होता है। और के स्क्वायर किसका होता है? के का होता है। तो यहां से क्या आएगा? तो आपको h मिल गया 5k, आपको h मिल गया 5k। अब किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है सर प्लस माइनस होना चाहिए था? तो बेटा बिल्कुल प्लस माइनस होना चाहिए था, बट साइड नेगेटिव नहीं होती तो उसको नेगलेक्ट कर दिया गया। अच्छा, अब जब आपने तीनों साइडें निकाल दी है तब आपको ये रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब तो आप बस रेशियो निकालो 1 by 1। चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एक यहीं पे निकाल देता हूँ, बाकी 5 यहाँ पे निकाल दो। तो नंबर 1 साइन। अब बेटा मेरे को क्या फाइंड करना है? ए, क्योंकि उसने बोल दिया है कि आपको सारे रेशियो ए के लिए फाइंड करने हैं, ए के लिए फाइंड करना है ना। तो साइन क्या होता है बेटा? अगर नहीं याद है तो वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद, तो P अपॉन एच। चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, P अपॉन एच। तो बेटा P कितना है? 4 के, H कितना है? 5 के, और K से K कैंसिल तो 4 अपॉन में 5। तो भैया साइन आ गया है ना। नंबर 2 कॉस निकाल लेते हैं। तो देखो कॉस क्या होता है बेटा? B अपॉन एच। चेक कर लो, B अपॉन एच। तो बेस कितना है? 3 के, और h कितना है? 5 के। तो k से k कैंसिल, 3/5। अच्छा, इसके मैं बाकी के रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन बिफोर दैट आप मेरे को ये बता दो कि आज की क्लास में ओवरऑल मैंने जितना भी कराया है आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ? क्योंकि रीजन ये है कि बेटा नया चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो प्लीज आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना भी करवाया है उसमें आपने कुछ पूछना है या कोई डाउट है, अगर समझ में आ गया है या नहीं आया है, वट एवर जो भी बात है आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बता दो, जब तक मैं इसके बचे हुए 4 फाइंड आउट कर रहा हूँ। प्लीज आप इतना मेरे को बता दीजिए जल्दी से, ठीक है बच्चों? आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को इतना बताएंगे और फिर मैं आगे चल रहा हूँ। तो तीसरा रेशियो में निकालने वाला हूँ वो यहाँ पे। अब तीसरा रेशियो 10। तो बेटा 10 तो मेरे को खुद ही गिवन था, तो उसको क्या ही निकालो, उसको तो रहने ही देते हैं, बचे हुए रिमेनिंग निकालने थे। तो 10 को छोड़ो, कॉसेक निकालते हैं। तो बेटा कॉसेक अगर मैं देखूं ना तो कॉसेक ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास साइन है तो उसका उल्टा ही तो करना है, और आपके पास साइन है 4/5 तो उसका उल्टा कर दो, 5/4 डायरेक्ट लिख दो बेटा, ठीक है? और क्या जरूरत क्या है कैलकुलेट करने की? अब इसके बाद आगे देखते हैं। कॉस के बाद क्या था? सेक था। तो सेक कॉस का उल्टा है। तो कॉस कितना था बेटा? कॉस था 3/5, तो ये 5/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। अब लास्ट रह गया 5वां कॉट, है ना, कॉट। और कॉट बेसिकली किसका उल्टा होता है बेटा? tan का उल्टा होता है। तो tan हमारे पास कितना है? 4/3, तो ये कॉट कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो ये आपका 3/4। तो जो 5 देखो ना, 6 रेशियो टोटल होते हैं और एक आपको गिवन था, तो बचे हुए 5 आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिए। देखो आपके लिए अभी फिलहाल कोई होमवर्क नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको ये रिक्वेस्ट जरूर है कि बेटा ये क्लास अभी ओवर हो रही है, आप लोग इस लेक्चर को एक बार और देखोगे दोबारा से और चीजों को समझोगे। मतलब आज जो मैंने कराया है आपने इसी को अच्छे से दोबारा से समझना है। क्यों? क्योंकि बेटा जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंट्रोडक्शन में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और फील करें, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। फिर हम अगली क्लास में फर्दर एक्सरसाइज जो है आपकी 8.1 उसके पहले तो एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जितने। तो ठीक है बेटा, तो फिर मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, और किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।